ऑन ही है। हाँ ऑन ही है ना। हाँ ये ऑन ही है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? यूज साइन लैंग्वेज और एनी इंडिकेशन ऑन द स्क्रीन, गिव मी some clue. Okay, Vaganan. Patria Medica. Tapach. Organ. आगे. Page number. बहुत टाइम खराब होता है यार इसमें। ज्वाइन हुए आप लोग सब? गुड इवनिंग। Okay, 67 in which. ओके, कम कम कम, वेरी गुड। आ गया। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? मेरी आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर? जल्दी से ज्वाइन करिए, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। हेमलता गुड इवनिंग। मानसी गुड इवनिंग। आप कैसे हैं आप लोग? क्लास शुरू करें? चलिए हम क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम है हमारे पास। प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम अच्छे से तैयारी करके देना है और रिजल्ट लेना है, ठीक है। चलिए, लास्ट की क्लास में जब हमने जो लास्ट क्वेश्चन स्टॉप किया था वो ये था कि इन विच ऑफ द बिलो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड इमीडिएटली बाय एंटीसोरिक मेडिसिन। मैंने बताया था कि एंटीसोरिक मेडिसिन जहां पर मियाज्मेटिक डिजीजेस होती हैं वहां पर हम एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेंटल डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मेलेडीज, schizophrenia, insanity caused by fright, fixation, abuse of intoxicants and psychosomatic disorder. These are 4 type of mental diseases. ठीक है। अब मेंटल डिजीजेज में आपने जब टाइप पढ़े थे तो हमने वहां पढ़ा था कि जहां कॉर्पोरियल सिम्टम आ रहे हैं वहां पर हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं एंटीसोरिक मेडिसिन, और जहां पर साइकिक सिम्टम आ रहे हैं वहां पर हम मेडिसिन की जगह क्या दे रहे हैं? प्लेसिबो के साथ हम दे रहे हैं साइकोथेरेपी, ठीक है। तो यहां बोल रहा है क्वेश्चन, इमीडिएटली एंटीसोरिक मेडिसिन किस सिचुएशन को ठीक नहीं करेगी?
ट्रीट नहीं कर रही है। तो देखो मेंटल डिजीज में जब कॉर्पोरियल मेलेडीज आ रही है, यानी कि स्किन पे या सरफेस लेवल पे सिम्टम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देनी है। वॉइस इको हो रही है, धीरे धीरे बोलूं। शिजोफ्रेनिया इज अगेन अ साइकिक लेवल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें? ड्वेल पर्सनालिटी, पर्सन जो है ड्वेल पर्सनालिटी की तरह बिहेव करता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर भी साइकोथेरेपी दी जाती है अलोंग विद प्लेसिबो। ठीक है। इंसैनिटी कॉज्ड बाय फ्राइट, फिक्सेशन, अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब ये देखिए, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इंसैनिटी, इंसैनिटी आ रही है, क्यों आ रही है? अचानक से कोई फ्राइट हो गया या अचानक से किसी को इंटॉक्सिकेट कर दिया गया। इंटॉक्सिकेशन का मतलब जैसे मान लो किसी को जहर दे दिया गया हो, या किसी को टॉक्सिसिटी किसी की बॉडी में क्रिएट कर दी गई हो, तो वहां उस समय क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है बॉडी, या पर्सन जो है बॉडीली मेंटली अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो सिम्टम ही नहीं दे पाएगा। जब सिम्टम ही नहीं दे पाएगा तो हम क्या करेंगे? कोई मेडिसिन दे पाएंगे? तो यहाँ पर इंसैनिटी, और ये क्या है? सडन आती है। दिस इज दी सडन ऑनसेट, दिस टाइप ऑफ मेंटल डिजीज जिसमें कि सडन ऑनसेट होता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में भी यही होता है कि मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से कोई सोमेटिक डिसऑर्डर आता है, तो यहाँ पर भी हम एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में दोनों में हम एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। बी और सी के अंदर हम लोग एंटीसोरिक मेडिसिन ना दे करके हम साइकोथेरेपी देते हैं। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इमीडिएटली। एक चीज, एक वर्ड बोल रहा है इमीडिएटली। इमीडिएटली एंटीसोरिक शुड नॉट। तो इमीडिएटली किस में आएगा? इंसैनिटी। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आवाज अभी क्लियर है? साइन लैंग्वेज यूज किया करो। ऑफ द बिलो विच इज द करेक्ट मेथड? कौन सा करेक्ट मेथड है किसके लिए? देखो, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। In no case it is requisite to administer more than one single simple medicinal substance one time. Combination of mother tincture, combination of various triturations, combination of mother tinctures and triturations. इनमें से कौन सा मेथड करेक्ट है? बताइए आप। क्या हमारी होम्योपैथी में कॉम्बिनेशन बताया जाता है? हम लोग तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स पे काम करते हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया पे काम करते हैं, सिंगल, सिंपल और मिनिमम डोज। सिंगल मेडिसिन, सिंप्लेक्स फॉर्म और मिनिमम डोज, ये हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल है होम्योपैथी के। तो कॉम्बिनेशन वाला तो कहीं कुछ आएगा ही नहीं इसमें। तो आंसर इज दी करेक्ट वन। करेक्ट वन मेथड इज सिंगल, सिंपल एंड मिनिमम डोज। तो in no case it is requisite to administer more than single, किसी भी केस में एक दवाई से ज्यादा सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस एक बार में नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट। एफोरिज्म नंबर ये देखो 272, 73 एंड 74, इन्हीं में बताया गया है। सिंगल, सिंपल कार्डिनल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारी फर्स्ट या सेकंड क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था ऑर्गेनम के 3 पार्ट थे। इंट्रोडक्शन पार्ट था, थ्योरी पार्ट था और प्रैक्टिकल पार्ट था। तो जितना पार्ट, ये जो 71 एफोरिज्म के बाद 71 एफोरिज्म से लेकर के 291 और 294 के जितने भी एफोरिज्म है 5th और 6th एडिशन के, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं। और वो सारा का सारा प्रैक्टिकल पार्ट को थ्योरेटिकली 1 to 70 एफोरिज्म में एक्सप्लेन कर दिया है हेनीमैन ने। क्लियर है? ऑफ द बिलो विच टाइप पास एट, देखिए अब ये क्या है? पास। क्वेश्चंस को समझिए। Which type of pass diminish the excessive restlessness and sleeplessness? ये कौन से पास की बात हो रही है? ये किस पास की बात हो रही है?
ये देखिए 294 एफोरिज्म, 5th एडिशन के 294 एफोरिज्म में डॉक्टर 291, 2, 3, 4 ये जो 4 एफोरिज्म है उसमें डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी के अलावा जो दूसरे थेरेपेटिक मेथड्स होते हैं उनको अप्रिशिएट किया है, उनको डिनाई नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी होम्योपैथी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे थेरेपेटिक सिस्टम होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं और बीमारी को ठीक करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। उसमें से उन्होंने बताया था एक मैस्मेरिज्म, अगर आपने एक वर्ड सुना हो मैस्मेरिज्म, उसको एक्सप्लेन किया है। तो 294 एफोरिज्म में इन्होंने क्या लिखा है? जेंटल, लेस रैपिड, नेगेटिव पास। दो पास होते हैं, एक पॉजिटिव पास होता है और एक नेगेटिव पास होता है मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो नेगेटिव पास डिमिनिश द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस। ये 294 एफोरिज्म में मेंशन किया है कि जो नेगेटिव पास होता है वो क्या करता है? एक्सेसिव रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस को डिमिनिश करता है। कौन सा पास है? नेगेटिव पास। Accompanied with the anxiety sometimes produced in very irritable person by too powerful positive pass. ठीक है, टू पॉजिटिव पास की वजह से अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी भी क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन में भी नेगेटिव पास उस पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करता है। क्लियर है? पॉजिटिव पास और नेगेटिव पास, दीज आर द पार्ट ऑफ द मेस्मेरिज्म। एफोरिज्म नंबर 294। तो आंसर है which type of pass diminish the excessive restlessness and sleeplessness? Answer is negative pass. Gentle, less rapid, negative pass. आगे चलते हैं। Of the below, which aphorism helped Kant to construct द मेंटल जनरल्स? ऐसा कौन सा एफोरिज्म था जिसने कैंट को मेंटल जनरल्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करा था? बताओ। मेंटल डिजीजेस 210 एफोरिज्म से 230 एफोरिज्म तक बताया गया है। ये क्लियर है? मेंटल डिजीजेस आर डिस्कस इन एफोरिज्म नंबर 210 टू 230। ठीक है, अब ये जितने भी एफोरिज्म है वो सारे देखो। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, ठीक है। 210 में डिफाइन किया गया है और 211 एफोरिज्म में क्या बताया गया है? मेंटल सिम्टम्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने कैंट एफोरिज्म नंबर 211 में एक्सप्लेन किया है कि जब आपके पास कोई भी पेशेंट एंटर होता है वो किस तरीके से अपने सिम्टम बता रहा है, वो क्या सिम्टम बता रहा है, क्या उसके फिजिकल सिम्टम्स है, क्या उसके मेंटल्स आ रहे हैं, क्या उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है, उनको किस तरीके से कलेक्ट करना है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन एफोरिज्म नंबर 211 में दी गई है। तो आंसर क्या है इसका? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अभी तक सही है? समझ आ रहा है? ऑफ द बिलो विच कॉन्स्टिट्यूट इंटरमीडिएट डिजीज? आप बताइए इंटरमीडिएट डिजीज क्या होती है? इंटरमीडिएट डिजीजेस, इंटरमीडिएट डिजीज अगेन ये भी क्या है? सॉरी की नो रीजन। ठीक है, ये क्रॉनिक डिजीज का पार्ट होती है। ठीक है, और ये कैसे आती है? कुछ सिम्टम आते हैं पहले और कुछ समय का गैप देने के बाद वो सिम्टम्स वापस रीअकर होते हैं। तो जब डिजीज किसी टाइम को ब्रेक आउट करने के बाद वापस रीअकर हो रही है सेम सिम्टोमेटिक फॉर्म में या फिर चेंज ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी के साथ, दीज टाइप ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट डिजीजेस। समझ में आ गई चीज? इंटरमीडिएट डिजीज तो constitute the intermittent disease, sporadic disease, epidemic disease, complicated with psychosis, sorry complication, complicated with syphilis। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? स्पोरेडिक एपिडेमिक जो डिजीजेस होती है क्या होती है? ये वन टाइम आती है, एक्सपोजर के साथ आती है, एपिडेमिक फॉर्म में आती है, एक ही समय में अलग अलग जगह पर या एक ही एरिया में
एक ही कॉजेटिव फैक्टर की वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल को जब अफेक्ट होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी कॉज की वजह से, तो वो डिजीजेस क्या होती है? स्पोरेडिक डिजीजेस और एपिडेमिक डिजीजेस। तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। आप इंटरमीडिएट डिजीज की बात करते हो, इंटरमीडिएट डिजीजेस कब क्या होती है? पहले बीमारी आती है, फिर वो ठीक हो जाती है, कुछ समय का गैप निकलता है, वो बीच वाला जो पीरियड होता है उसमें पेशेंट हेल्दी परस्यू करता है, हेल्दी दिखाई देता है, और काफी टाइम निकलने के बाद वापस सिम्टम्स रिअकर होते हैं। दैट इज इंटरमीडिएट डिजीज। तो इसका मतलब ये है कि मियाज्म में वो आता है। कोरोना को हम इंटरमीडिएट डिजीज तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हाँ बिल्कुल फर्स्ट फेज आई थी, बीच में ब्रेक हुआ, सेकंड फेज आया था। लेकिन देखो ये कोरोना जो है ना, ये भी एपिडेमिक डिजीज है, ये पैंडेमिक था एक्चुअली, एपिडेमिक भी नहीं था, तो पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर था उसका। तो हमने जब डिजीजेस पढ़ी थी, एपिडेमिक डिजीज, स्पोरेडिक डिजीज, पैंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज, ये 4 टाइप आपने पढ़े होंगे कभी, ठीक है। तो कोरोना वाज पैंडेमिक एक्सपोजर, ठीक है। तो यहां इसका आंसर क्या होगा? सॉरिक कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस। अब सिफिलिस क्या, साइकोसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली ट्यूबरकुलर मियाज्म जो होता है ना, उसमें 2 मियाज्म होते हैं, सोरा एंड सिफिलिस। तो दोनों मियाज्म कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, और बीच में इंटरमीडिएट फेज आती है जिसमें पेशेंट अपने आप को हेल्दी शो करता है। तो इसका आंसर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? देखो ये थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? कॉम्प्लिकेटेड विद साइकोसिस, कॉम्प्लिकेटेड विद साइकोसिस कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब ये है कि एक सिम्टम जाएंगे, ठीक है, दो, मतलब ये कॉम्प्लेक्स डिजीज जो 2 डिसिमिलर और सिमिलर डिजीजेस मीट इन अ पेशेंट, ऐसी सिचुएशन में अगर होता है तो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशंस आएगी। कॉम्प्लिकेशन जब किसी पेशेंट में होती है ना, तो पहले क्या होता है, जो डोमिनेटिंग मियाज्म होता है उसके सिम्टम दिखते हैं। मान लो सोरा है तो सोरा के सिम्टम आ रहे, हमने एंटीसोरिक मेडिसिन दी, वो गायब हो गई, तो क्या हुआ? वो डिमिनिश हो गई या रिपेल हो गई, तो दूसरा मियाज्म फ्लेयर अप हो गया, ठीक है। तो यहाँ बीच में हेल्दी हेल्दी फेज तो आया ही नहीं, हेल्थ वाला फेज तो आया ही नहीं, तो हम उसको इंटरमीडिएट डिजीज श्योरली नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सॉरी कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द बिलो द पेशेंट सफर all the more from excessive medication disease, from the useless exhaustion of his strength। excessive medication की वजह से, ये कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से पेशेंट में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउन जा रही है, ठीक है। क्या होगा? देखो पहला, एंटीपैथी ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है। एंटीपैथी ट्रीटमेंट में क्या होता है? अपोजिट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें रिकवरी, ये टेम्परेरी रिलीफ होता है, इसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट डोजेस, बार बार में आप छोटी छोटी डोजेस देते हैं, तो उससे भी क्या होता है? इतना ज्यादा लॉस नहीं होता है पेशेंट को। स्मॉल फ्रीक्वेंट डोजेस, लार्ज डोजेस विद ग्रेटर होम्योपैथिसिटी एंड हायर पोटेंसी। उसमें क्या होगा? अगर किसी पेशेंट को हायर पोटेंसी दे दी, ठीक है, और लार्ज डोजेस दे देंगे तो क्या होगा? करेक्ट सिमिलिमम होगा तो क्या होगा? होम्योपैथिक एग्रावेशन हो जाएगा। और मेडिसिन गलत होगी और पावरफुल मेडिसिन होगी तो मेडिसिनल एग्रावेशन हो जाएगा, ठीक है। और कैंट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इरिवर्सिबल केस होगा तो वो केस बिगड़ भी सकता है, वहां डिजीज एग्रावेशन भी हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द बिलो द पेशेंट सफर ऑल द मोर फ्रॉम एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज। एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डिजीज ज्यादा दी जा रही है, ओवरडोजिंग हो रही है। तो ऐसे केस के अंदर कौन सा ऑप्शन है जो उसकी स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट करता है? लार्ज डोज ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन। एक्सेसिव मेडिकेशन की वजह से जहां प्रॉब्लम होती है वहां एंटीपैथी, वहां पर एलोपैथिक मेडिकेशन आता ही है। एलोपैथिक मेडिकेशन की लार्ज डोज, तो आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 74 एफोरिज्म। मैंने आपको बताया था ना 71 एफोरिज्म में 3 इंपॉर्टेंट रिक्विजिट नॉलेज ऑफ द फिजिशियन के बारे में बताया है। 72 3 4, 72 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ
डिजीज बताया है। ठीक है, 74, 5 और 6 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, क्रॉनिक डिजीज का क्लासिफिकेशन बताया 74, 5 एंड 6 के अंदर, और 72 एंड 73 के अंदर डिजीज क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद एक्यूट डिजीज का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जो एफोरिज्म आ रहे हैं 72 से 76। नेक्स्ट, ऑफ द बिलो विच इज रिकवर, of the below which is recovered by according to Stuart Close by the treatment which is not directly or specific curative nature, by the administration of suitable antisoric remedy, एंटीसोरिक मेडिसिन के जरिए के एडमिनिस्ट्रेशन से, या सिंगल हाई पोटेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन से, या लोअर पोटेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर नॉट डायरेक्टली स्पेसिफिक क्यूरेटिव रेमेडी। इन्होंने क्या बोला, विच इज रिकवरी अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट क्लोज। स्टुअर्ट क्लोज का एक चैप्टर है फिलोसफी की बुक का, रिकवरी एंड क्योर। उसमें डॉक्टर क्लोज ने बताया है कि क्योर जो है ना ऑलवेज रिजल्ट आर्ट है, और इसमें इन्होंने कहीं बताया ये चीज कि ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, स्पेसिफिक क्यूरेटिव मेडिसिन से होता है। किसी भी डिजीज को आप स्पेसिफिक क्यूरेटिव मेडिसिन से आप रिकवरी पेशेंट को क्योर दे सकते हो। ठीक है, देखो ये रिकवरी, ट्रीटमेंट, स्पेशल क्यूरेटिव मेडिसिन, नॉट डायरेक्टली। ये देखो इस चैप्टर में यहाँ कहीं ये चीज मेंशन है, तो ये याद करने वाली चीज है, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि क्लोज ने स्टुअर्ट क्लोज की फिलॉसफी का रिकवरी एंड क्योर वाले चैप्टर में कहीं ये चीज मेंशन है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि फिलॉसफी के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में एनआरएचएम के पेपर में बहुत कम चांसेस है। ठीक है, याद कर लेना, 2-4 क्वेश्चन ही है पूरे। अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं 300 क्वेश्चन के अराउंड है, तो उसमें से मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे जो फिलॉसफी से रिलेटेड होंगे, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनम से रिलेटेड है। ठीक, समझ आ रहा है? आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि इसमें से ये जो 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, मैं अगर इसका आंसर कट करती हूं, ठीक है, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड डायनामाइजेशन वाज इलैबोरेटेड 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स किसमें दिया है, फर्स्ट इन 4th एडिशन में दिया है, 5th एडिशन में दिया है, 3rd एडिशन में दिया है, 2nd एडिशन, बताइए कौन से एडिशन में दिया है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। थ्योरी ऑफ डायनामाइजेशन वाइटल फोर्स को इंट्रोड्यूस कौन से एडिशन में किया गया था, जल्दी बताओ, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट पे बताती हूँ कि एडिशंस पे कैसे याद रखोगे आप। जल्दी से टाइप करो। ये देखो, ये चार्ट है। ओके, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एडिशंस में किसी भी तरीके का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर किसी भी तरीके के कोई इंपॉर्टेंस इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, 4th, 5th और 6th एडिशन। 6th में हमें क्या दिया है, 50 मिलीसीमल पोटेंसी, और वाइटल प्रिंसिपल को भी इंट्रोड्यूस किया है 6th एडिशन में। ठीक है, अब जब डिजीज के बारे में ऑर्गेनन आई डिजीज के बारे में समझाया, क्रॉनिक डिजीज के बारे में बताया, तो क्रॉनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज पहले इंट्रोड्यूस की गई, जो कि आई 4th एडिशन में। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज एक बुक है, बहुत मोटी बुक है, उसके 2 या 3 वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है। आप लोगों को मौका पड़े तो पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। इसमें सारी हिस्ट्री के बारे में बताया कि किस तरीके से क्रॉनिक डिजीज इंट्रोड्यूस की थी, क्यों करी थी, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था। तो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज दी 4th एडिशन में, और 5th एडिशन के अंदर दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स एंड डायनामाइजेशन।
ठीक है। क्रोनिक डिजीज, पहले डिजीज कैसे आई, तो डिजीज के अंदर वाइटल फोर्स का कंसेप्ट आया, और वाइटल फोर्स से आपने डिजीज को समझा, हेल्थ को समझा, तो अब उसको ठीक कैसे करेंगे, मेडिसिन से करेंगे, तो डायनामाइजेशन। तो अब सिंपल सा याद रखना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एफोरिज्म एडिशंस में कुछ ना कुछ मेंशन है। फोर्थ में क्रोनिक डिजीज है, फिफ्थ में वाइटल फोर्स और डायनामाइजेशन है, और सिक्स्थ में 50 मिलीसिमल और वाइटल प्रिंसिपल के बारे में बताया। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। Of the below, who wrote the introduction? No, sorry. Of the below, who person who introduced the clinical observations? Clinical observation. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किसने दी थी? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बताओ। मैंने कल क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट। बहुत ग्रेट ग्रेट वो थे, है ना। उन्होंने एलोपैथी को इंट्रोड्यूस किया। कैसे हुआ? देखो, कोई भी साइंस जब प्रूव की जाती है, ठीक है, उसको अपने प्रूफ के साथ, अपने जो भी कंक्लूजन निकाल करके लॉजिकली, जो भी आप किसी चीज को सोसाइटी को देते हो, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिजल्ट कंक्लूजन निकाले जाते हैं। तो हिपोक्रेट जो है ना, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, इनकी क्लिनिकल उन्होंने बहुत क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की थी। आप मैं अगर किसी चीज को बोल रही हूँ ये चीज सही है या ये चीज गलत है, तो उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि इनमें से कौन ऐसा था जो सबसे ज्यादा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था। तो सबसे पहले हिपोक्रेट ही आए थे, हेनीमैन फॉलोवर थे, ये बाद में थे, ये बाद में आए थे। ठीक है। तो हिपोक्रेट फादर ऑफ द मेडिसिन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऐसे याद रखना कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, वो किसने की थी? हिपोक्रेट ने की थी, क्योंकि उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है। एलोपैथी का ये सब एलोपैथी तो थे, कोई फिलोसफर है, कोई एलोपैथिक एमबीबीएस किए हुए हैं, कोई क्या है, बाद में ये लोगों ने अपना चेंज किया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हिपोक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द बिलो हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिक्स्थ एडिशन? बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्स्थ एडिशन किसने लिखा था? थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका आंसर है जेम्स क्रॉस। जेम्स क्रॉस। थ्योरेटिकल पार्ट है, रट लेना। विलियम बोरिक ने क्या लिखी थी? मटेरिया मेडिका बोरिक दी थी। बोगर ने, ये रेपेट्री वाले सर थे, इन्होंने रेपेट्री की बुक दी थी, इन्होंने मटेरिया मेडिका की बुक दी थी। ये हेल और जेम्स कॉरस। ठीक है। हेल, ये और ये दोनों ऑर्गेनन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है जेम्स कॉरस। ठीक है, ये भी रट लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which he preserve of the health is mentioned. Okay, in which aphorism preserver of health mentioned? preserver of health कौन से aphorism में बताई गई है? बताइए, यदि मैं इसके आंसर को कट करती हूँ तो। थर्ड एफोरिज्म, फोर्थ एफोरिज्म, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। सेवेंथ और नाइन्थ तो वाइटल फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसके आंसर नहीं है। थर्ड हो सकता है और सेकंड हो सकता है। थर्ड एफोरिज्म में क्या बताया गया है? नॉलेज। ठीक है, ये दोनों वाइटल फोर्स। ठीक है, तो बचा कौन सा आंसर? फोर्थ एडिशन में प्रिजर्वर बताया गया है। प्रिजर्वर, फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बताया गया है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ दीज विच टर्म इज यूज फॉर सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल? ये देखिए, अभी मैंने बताया कि सिक्स्थ एडिशन में क्या इंट्रोड्यूस किया था? वाइटल प्रिंसिपल। वाइटल फोर्स नहीं, वाइटल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वाइटल प्रिंसिपल। उसको भी लॉजिकली एक्सप्लेन करके सिक्स एडिशन में इन्होंने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया था, कि इन्होंने डॉक्टर हेनीमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
Of the below period, in which period the manuscript of the 6th edition of Organon was in danger of belonging lost? देखो ये भी theoretical part है, इसको भी याद कर लो आप. 1870, 1872, 1871 एंड बताओ इसमें क्यों? थ्योरिटिकल पार्ट है, थ्योरी में लिखा हुआ है किताबों में कहीं ना कहीं कि ये जो एरिया था, ये जो एरा था, ये जो टाइम पीरियड था ना, डेंजर था 6th एडिशन के लिए. 6th एडिशन के लिए क्या ये वाला, और 1914 और 1918. आंसर इसका ए. ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. ऑफ द बिलो 4 पर्सन बाय whom सेसेट इफेक्ट सेसेट कॉजेज वाज डिक्लेयर्ड. बताओ इसका मतलब क्या था? एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉजेज, कॉजेज ऑफ द डिजीज, सेसेट इफेक्टस, सेसेट कॉजा. नहीं, क्या है इसका मतलब बताओ? दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है. हिपोक्रेट एलोपैथिक फिजिशियन थे. ये वो गैलन और पैरासेल्सस क्या थे? फिलोसफर थे, ग्रेट फिलोसफर. और इसका आंसर है हेनी मेनन. इन्होंने ही बताया था ये कंसेप्ट. कौन सा कंसेप्ट? सेसेट इफेक्टस, सेसेट कोजा. कॉज ऑफ द डिजीज, डिजीज के इफेक्ट को आप ठीक करोगे, उसके लिए कॉज को ठीक करोगे, तब जाकर के रिमूव ऑफ द डिजीज होगी, डिजीज का रिमूवेशन होगा. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. रिमूव द कॉज, रिमूव द कॉज, find the cause, remove the cause, find the cause the disease. ठीक है, और फिर उसके बाद में रिमूव द डिजीज, रिमूव द कॉज, फाइंड द कॉज, रिमूव द कॉज. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो इसका आंसर है हेनी मेनन. ओह, of the below which method is palliative? Obviously एंटीपैथी. बार बार रिपीट हो रहा है. ऑफ बिलो इन विच एफोरिज्म causes are mentioned. हाँ, cause are mentioned. causes बताइए कौन से उसमें बताया? मैंने बताया ना आपको. फर्स्ट एफोरिज्म मिशन ऑफ द फिजिशियन, सेकंड एफोरिज्म आइडियल क्योर, थर्ड एफोरिज्म नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, फोर्थ एफोरिज्म प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ एफोरिज्म causes are mentioned. ठीक है. सिक्स्थ एफोरिज्म एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉजेज बताया गया है. सेवेंथ एफोरिज्म टोटलिटी ऑफ सिम्टम को एक्सप्लेन किया है along with एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज. और एट्थ एफोरिज्म आंसर है इसका फिफ्थ एफोरिज्म. चलो आगे चलते हैं. आई होप आपको काफी सारे एफोरिज्म जो है मैंने याद करवा दिए होंगे. ओके, सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर हमारा टाइम ओवर होने वाला है. ठीक है. ऑफ द बिलो विच इज पिकुलियर सिम्टम. पिकुलियर सिम्टम सिंगल सिम्टम होता है, मल्टीपल सिम्टम होते हैं, सिंगुलर सिम्टम होता है, लोकल सिम्टम होता है. लोकल होगा नहीं. पिकुलियर सिम्टम जो होता है ना, पिकुलियर, पी क्यू आर और एस, ये लोकल तो होगा नहीं. ठीक है. मल्टीपल, मल्टीपल सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम नहीं हो सकते. पी क्यू आर एस पिकुलियर सिम्टम रेयर होता है, सिंगुलर होता है. ठीक है, तो इसका आंसर है डी, पी क्यू आर एस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, below which homeopathic aggravation, appearance of the old symptoms, appearance of the new symptoms, secondary action or primary action. Primary action is the action of the medicine, secondary action is the action of the vital force. ठीक है, of the below which homeopathic aggravation, होम्योपैथिक एग्रावेशन कैसे होता है, आप बताइए होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस नहीं, अगर एग्जिस्टिंग सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन। और वो कब होता है, जब नेचुरल डिजीज और आर्टिफिशियल सिमिलिमम देते हैं, जो कि कहलाती है आर्टिफिशियल डिजीज। जब दोनों डिजीजेस आपस में मिलेगी तो क्या करेगी, एग्जिस्टिंग सिम्टम्स जो होते हैं फ्लेयर अप कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन। और वो क्यों हो रहा है, प्राइमरी एक्शन, बिकॉज ऑफ प्राइमरी एक्शन। तो आंसर है इसका डी, एफोरिज्म नंबर 161, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, एफोरिज्म नंबर 161। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच कंडीशन ऑफ द बिलो इट इज सेड एज एसेसरी सिम्टम। एसेसरी सिम्टम्स क्या होता है, इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन क्या होता है, इंडिस्पोजिशन क्या होता है, जहां पर पर्सन डिजीज सिक दिखता है लेकिन उसको कोई डिजीज नहीं होती है। कॉज टू सेवेंथ एफोरिज्म में, कोजा ओकेशनल सेवेंथ एफोरिज्म में देखो, उसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में बताया है, और उन्होंने ये बताया कि जब इन सारे सिम्टम्स को जब आप रिमूव कर दोगे, यानी कि कॉजेज ऑफ द डिजीज को और इलेबोरेट करके बताया है। सिक्स्थ में भी बताया, सिक्स्थ में तो क्या बताया, एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज के बारे में बताया, और सेवेंथ में बताया टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो होम्योपैथिकली हमें करेक्ट सिमिलिमम को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स, एसेसरी सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स के साथ में कुछ अलग से सिम्टम पेशेंट के आते हैं जिसका मेन डिजीज कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इंडिस्पोजिशन इसका आंसर नहीं है। वेग डिस्क्राइब सिम्टम्स, या डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स, या न्यू सिम्टम्स अपीयर। एसेसरी सिम्टम्स मेन सिम्टम्स के साथ, मेन डिजीज कोर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, और वो सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं जिसको पेशेंट कम वैल्यू देता है, लेकिन होम्योपैथिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। इंडिस्पोजिशन कोई सिम्टम नहीं होता है, इंडिस्पोजिशन बिकॉज ऑफ सीरोक्रोनिक डिजीज का पार्ट होती है, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग कॉज की वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज की वजह से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मियाज्मेटिक डिस्क्रेजिया नहीं होता है। डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेग डिस्क्राइब सिम्टम्स और न्यू सिम्टम्स अपीयर। न्यू सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं ना, अब नए सिम्टम ही तो है, मेडिसिन देने के बाद आते हैं एसेसरी सिम्टम्स। आंसर इज डी। ये देखो, एसेसरी सिम्टम्स डिजीजेस आर दो सिम्टम्स व्हिच आर पेशेंट सफर फ्रॉम कंसीडर्ड टाइम बिकॉज दे आर लॉन्ग सफरिंग, पे लिटिल अटेंशन। ठीक है, एसेसरी सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिनको जो पेशेंट होता है ना, वो क्या करता है, लंबे समय तक झेलता तो है लेकिन उसको अटेंशन बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि अडेप्टेशन आ जाती है, ये प्रॉब्लम है, अरे यार ये तो बरसों से चली आ रही है, तो पेशेंट डॉक्टर को भी नहीं बताता है एसेसरी सिम्टम्स। ठीक है, लॉन्ग सफरिंग होती है और लिटिल अटेंशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the below imperfect selection of the medicine is inevitable? Sorry case, syphilitic case, in which of the below imperfect selection of the medicine is inevitable? Inevitable. Present one or two severe violent symptoms, psychotic case. Sorry case, antipsoric medicine, syphilitic case, antisyphilitic medicine, psychotic case, antipsychotic case, antipsychotic medicine. इन्होंने बोला इनमें से imperfect selection of medicine कौन सा है, imperfect क्या, present one or two severe violent symptoms, एक या दो severe violent symptoms का पाया जाना। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। एफोरिज्म नंबर 6 में बताया, क्या बताया, आगे की चले, which of the below do not constitute sharply separately from all the other? Which of the below do not constitute sharply separately from
all the other. SORA, syphilis, mental disease or psychosis. SORA not constitute sharply or separately from all the other. Aphorism number 80 लिखी हुई है ऐसी कैसे लाइन, इसका आंसर है ए। 80 तो एफोरिज्म को ना आप लोग टाइम मिले तो आज पढ़िएगा। ये जो कुछ कुछ मोटे मोटे एफोरिज्म मैं बताती हूँ ना, जिसमें डिजीज की क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जिसमें मियाज्म के बारे में बताया, एक बार गो थ्रू कर लिया करिए बुक में से कि इस एफोरिज्म में क्या दे रखा है, ठीक है, तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास ओवर हो चुकी है। ऑफ द बिलो विच सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एक्ट्स, ऑल द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग, होम्योपैथिक सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ऑफ द ड्रग, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। कौन से सिम्टम ऐसे हैं जिस पे सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एक्ट्स, ऑफ द बिलो विच सिम्टम ऑफ द ड्रग एक्ट्स, किसी भी ड्रग का कौन सा सिम्टम होता है जो एक्ट करता है? सारे के सारे सिम्टम एक्ट करते हैं ड्रग के, या होम्योपैथिकली सिम्टम्स एक्ट करते हैं, या कॉमन सिम्टम एक्ट करते हैं, या फिर पैथोलॉजिकल सिम्टम एक्ट करते हैं? जब आप प्रूविंग करते हो ना, तो उस समय कोई भी ड्रग सब्सटेंस प्रूवर दिया जाता है तो उस ड्रग के जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना, वो कोई से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग के सारे सिम्टम्स एक्ट करते हैं। डोमिनेंसी किसकी होगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करें। आई होप कि आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस याद हुए होंगे, समझ आ रहे होंगे। कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछा करिए, लिख दिया करिए, ताकि हम उसको बीच बीच में डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। बिल्कुल डलवाएंगे, ये अभी सिस्टम पे काम चल रहा है। मेरी जो क्लासेस है वो आपको बिल्कुल अवेलेबल करा दी जाएगी। सिंगल एंड सिंगुलर का मेन डिफरेंस, सिंगल मतलब एक और सिंगुलर मतलब बहुत, मतलब स्पेसिफिक होता है। वो सिंगुलर मतलब कि वो जैसे होता है ना, हर एक ताले की एक ही चाबी होती है। मेरे पास बहुत सारे ताले हैं, बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन हर एक ताले की एक ही चाबी होती है। तो वो उस ताले की जो चाबी है वो एक सिंगल चाबी है, दैट इज सिंगुलर। सिंगुलर एक ही है चाबी, दो चाबियां चार चाबियां होती है ना, एक ताले की तीन चार चाबियां होती है। अब मेरे पास तो एक ताले की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी है, ठीक है। सिंगल लॉक की तीन कीज, हम वैसे क्या बोलेंगे, सिंगल। फर्स्ट वॉल्यूम करिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जब फर्स्ट अच्छे से हो जाएगा ना, तो सेकंड को कम टाइम में कवर कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। अच्छे से दोबारा से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, पुरानी जो क्लासेस की उनको टिक करिए, समझ में जितने आए ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम ही देना है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड इवनिंग एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस। आगे चलते हैं। हृदय लवण कौन सा है? हमने ऊपर देखा था चक्षुष्य और दृश्य लवण था सैंधव लवण।